Hello, dear students. So, today we are going to start a new chapter from our political science textbook of class 10, which is federalism. So, before starting the chapter, let us recall something from our previous chapter, the first chapter, पावर शेयरिंग में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो उनमें से कुछ बातें जो हैं वो रिकॉल करते हैं. पावर शेयरिंग में हमने दो केस स्टडीज़ पढ़ी थी, एक बेल्जियम की थी एंड एक श्रीलंका की थी. तो बेल्जियम में हमने क्या देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके कुछ पावर्स लेके रीजनल गवर्नमेंट को दे दिए गए थे टू स्टैब्लिश पीस इन द कंट्री. एंड ये पावर्स क्या थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कभी भी विड्रॉ कर सकता था. लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था कब, 1993 में. और ये चेंज क्या था? ये चेंज ये था कि रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दिए गए थे. दैट मीन्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे फिर डिपेंडेंट नहीं थे. सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पावर्स को नहीं छीन सकती थी उनसे. सो दैट्स वाई. एंड ऑन दी अदर हैंड क्या था श्रीलंका में क्या था कि वो सारे पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के ही हाथ में थी. एंड तमिल लीडर्स ये चाहते थे कि श्रीलंका में भी फेडरल सिस्टम स्टार्ट हो. तो ये फेडरल सिस्टम एक्चुअली है क्या? फेडरलिज्म है क्या? फेडरलिज्म इज एक्चुअली अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between the central government, central authority and its various constituent units. That means in between the regional governments. So federalism एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो है क्या है, डिवाइडेड है अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में. एंड एंड यहाँ क्या होता है कि दोनों ही लेवल पे इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट्स जो है अपने अपने पावर्स एंजॉय करते हैं. सो लेट अस हैव अ लुक ओवर सम ऑफ द फीचर्स, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. द फर्स्ट वन, there are two or more tier of government. दो या दो से ज़्यादा टायर ऑफ गवर्नमेंट है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. सेकेंड इज each level of government has its own jurisdiction or area of control, and they have like jurisdiction किस मामले में? in specific matters of legislation, taxation, administration. तो जहाँ पे legislation की बात आ रही है, taxation की बात आ रही है and एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ रही है, वहाँ पे ये हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वो अपने अपने पावर्स इंजॉय कर रहा है और उन्हें पता है कि मेरा एरिया ऑफ कंट्रोल क्या है, मेरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है. थर्ड वन, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्लियरली बताता है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो भी है वो क्या क्या पावर्स इंजॉय कर सकता है, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं. नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. और कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट फंडामेंटल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के वो चेंज नहीं कर सकता है. सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट लाना है, कोई भी चेंजेस लानी है, तो उसके लिए हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, हर टायर ऑफ गवर्नमेंट की सहमति होना ज़रूरी है. एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जहाँ पे ये टू एंड मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है या एक दूसरे से अग्री नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जुडिशरी है, यहाँ जुडिशरी वर्क करता है. एंड जुडिशरी का ये काम रहता है कि वो वो कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करके फाइनल डिसीजन दे अपना. नेक्स्ट इज रेवेन्यू इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जहाँ पे पैसे की बात आती है, मनी मैटर्स की बात आती है, तो रेवेन्यू भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में. कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली डिफाइंड है कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कितना रेवेन्यू ले सकता है, किस काम के लिए ले सकता है. And the last one is that federal system of government के दो objective हैं. First is unity, to safeguard and promote unity of the country. एक country का unity को safeguard करना, उसे protect करना and उसे promote भी करना. And on the other hand, दूसरी चीज़ क्या है?
उसी वक्त पे रीजनल डाइवर्सिटी जो है उसे भी रिस्पेक्ट देना, उसे भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना. सो देयर आर टू ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वन इज यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज डाइवर्सिटी. नेक्स्ट, what are the types of federalism? There are actually two types of federalism. The first one is coming together federalism. Coming together federalism में क्या होता है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो एक साथ जुड़ के, एक साथ मिल के एक बड़ा यूनिट, एक बड़ा स्टेट, एक बड़ा नेशन फॉर्म करते हैं. एंड इन सभी स्टेट्स के क्या होता है, इन सभी स्टेट्स के इक्वली पावर होते हैं. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी पावर है उतनी ही स्टेट गवर्नमेंट भी पावरफुल है. और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के एग्जांपल्स हैं कंट्रीज लाइक USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी मोर. सो ये सारे हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, कमिंग टुगेदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सेकेंड टाइप ऑफ फेडरलिज्म जो है वो है हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. अब होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक बड़ा एरिया है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है. एंड वो डिसइंटीग्रेट होके क्या करता है कि वहाँ पे पावर जो है वो डिवाइड हो जाता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट. पर स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या है कि स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है, किसी स्टेट के पास ज़्यादा पावर्स है, किसी के पास कम है. मोरओवर सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है. यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म इज़ इंडिया, बेल्जियम, स्पेन. सो इंडिया में भी होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरेशन है. Now we have studied about federalism, features of federalism. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है? Yes, actually है. हमारी कंट्री जो है वो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल कंट्री है. How? Because फर्स्ट क्या था हमारा फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर था कि देयर आर टू और मोर फॉर्म ऑफ मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट, मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सो हमारे कंट्री में भी है. हमारी कंट्री में तो इनफैक्ट 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. द फर्स्ट वन इज सेंट्रल, देन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. सेकेंड इज जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन. हर गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन, एरिया ऑफ कंट्रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है. सो मोरओवर इंडिया इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरेशन. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्यों? बिकॉज इफ यू लुक एट द पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ राइट्स, कुछ पावर्स, स्पेशल पावर्स दिए गए हैं स्टेट्स को. यूनियन टेरिटरीज़ की अपनी एक स्पेशल पावर होती है. देन स्टेट्स लाइक अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा स्टेट था उसके पास स्पेशल पावर्स थे, अरुणाचल प्रदेश के पास स्पेशल पावर्स थे. सो पावर जो है वो स्टेट्स में इक्वली डिवाइडेड नहीं है. एंड यही चीज़ थी होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरेशन में कि बहुत सारे स्टेट्स तो हैं, पावर सेंटर के पास भी है, स्टेट के पास भी है, लेकिन कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर्स हैं, कुछ के पास कम पावर्स हैं. दैट मीन्स पावर इज़ नॉट इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स. एंड मोरओवर सेंटर के पास सबसे ज़्यादा पावर है. इन इंडिया एज वेल आवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मच मोर पावरफुल. नेक्स्ट इज जब भी कोई भी बेसिक लॉ में चेंजेस लाने हैं या कोई भी बिल पास करना है तो वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट द बिल हैज़ टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट विथ अ मेजॉरिटी वोट ऑफ 2/3 मेजॉरिटी उसे मिलनी चाहिए, तभी वो बिल पास होता है. इसके साथ साथ इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली पार्लियामेंट में दोनों ही हाउसेस को मिला के 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, प्लस 50% से ज़्यादा स्टेट्स अग्री होने चाहिए बिल के लिए या फिर किसी भी अमेंडमेंट के लिए, किसी भी बेसिक लॉ को चेंज करने के लिए. एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्वियसली वी हैव सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेफर करता है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इट टेक्स डिसीजन एंड इट सेटल द डिस्प्यूट. नाउ अब ये जो ज्यूरिस्डिक्शन है, एरिया ऑफ कंट्रोल है, वो
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है। कैसे? वी हैव सेवरल लिस्ट, 3 लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस 3 लिस्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। सो स्टे इन द यूनियन लिस्ट इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो नेशनल लेवल पे इम्पॉर्टेंट है, जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, कम्युनिकेशन, करेंसी, इन सब की बात हम जब कर रहे हैं तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये नेशनल लेवल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। सो हियर द होल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉज एंड चेंजिंग एंड मेकिंग अमेंडमेंट्स, इट गोज़ टू the union government, to the central government. So that's why this list, union list, is for the central government. The union government can alone make laws relating to the subjects mentioned in the union list. बस उन्हीं का हक है। Second type of list is a state list. State list, it contains subject of state or local importance, just like trading, commerce, agriculture and then police. So these list जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को हक है वहाँ पे अमेंडमेंट्स करने का, लॉज बनाने का, लॉज चेंज करने का, डिसीजंस लेने का. सो दीज टॉपिक्स कम्स अंडर स्टेट लिस्ट and it is clearly prescribed in our, it is given in our constitution. The third one is a concurrent list. Concurrent list क्या है कि कुछ ऐसे subjects हैं like education, marriage, adoption, trade unions, forest. तो यहाँ क्या है कि इन टॉपिक्स पे कभी कभी दोनों की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द state government to work on it, to take decisions about it. So these topics are under our concurrent list and it is the responsibility of both the union and the state government to make changes, to amend, to bring amendments by a mutual understanding, through a mutual understanding. But जहाँ पे conflict arise हो जाता है किसी भी law को लेके कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट की किसी भी सब्जेक्ट को लेके स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे हमेशा यूनियन गवर्नमेंट की ही सुनी जाती है, उसे ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है. वाई? बिकॉज आवर्स इज़ अ होल्डिंग टुगेदर काइंड ऑफ फेडरेशन, एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का तो यही रूल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. अब अगर हम अपने कंट्री का मैप देखें फ्रॉम 1947 टू टिल टुडे, सो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो वैनिश हो गए हैं. वाई? बिकॉज पहले ये कंसिडर किया गया था एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस कि उस समय हमारे लीडर्स नहीं चाहते थे कि कंट्री को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, बट देयर आर सच वेरिएशन, टू मच वेरिएशन. तो कहीं ना कहीं ये कल्चर, एथनिसिटी, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा वेरी करती हैं, एंड दैट्स वाई इट वाज नीडेड टू divide the state on the basis of language. So what happened after let's have a look at the language policy. ये जो policy लेके आए थे, language policy, to divide the state on the basis of language, to create linguistic states. So how it came? After independence there was demand to divide states on the basis of language, but what happened? Government avoided it because उनको ये लगा कि अगर स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाए तो इससे कंट्री की यूनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी. बट later when the situation did not favor at that time, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट एग्री हो गई एंड इट शोड अ पॉजिटिव रिजल्ट. सो what are important characteristics of our language policy? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. वी डू नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज.
सेकेंड थिंग इज हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी क्या है, बस एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 21 और लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया, इम्पोर्टेंस दी गई। सो जब भी कैंडिडेट कोई भी एक सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम, सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन के लिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट करता है तो उसे ये 22 लैंग्वेजेस, मतलब हिंदी प्लस दिस 21 लैंग्वेज, ये 22 लैंग्वेजेस ऑप्शंस दिए जाते हैं। वो उनमें से कोई भी ऑप्शन एक सेलेक्ट कर सकता है। So candidate can opt to take examination in any of these 22 languages for the central government position. Then apart from that, थोड़ी सी डाइवर्सिटी है। लैंग्वेजेस हमारे स्टेट्स हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हुए हैं। सो स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एंड इंटर स्टेट गवर्नमेंट वर्क। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ नहीं होता है। सो वहाँ पे क्या होता है कि स्टेट टू स्टेट वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच भी जो कम्युनिकेशन होता है वो भी इंग्लिश में होता है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसी थी, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप कैसा था, गवर्नमेंट में क्या चेंजेस हैं। फॉर द लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल्ड एट सेंटर एंड स्टेट। बहुत इंडिपेंडेंस के बाद बहुत लंबे समय तक बस एक ही पार्टी का रूल चलता रहा सेंटर में, स्टेट में, और वो उस वक्त क्या थी, कांग्रेस थी। एंड दिस डिड नॉट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। और ये क्या, इसकी वजह से क्या होता था कि मतलब बस एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, वो कहीं ना कहीं वो मिसयूज़ करता था कॉन्स्टिट्यूशन को एंड वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता था, राइवल पार्टीज़ को कंट्रोल करता था। सो इस वजह से क्या होता था कि स्पिरिट ऑफ ये फेडरलिज्म की जो स्पिरिट थी वो बहुत ही उसे सपोर्ट नहीं मिलता था। इट वॉज ऑलवेज अंडरमाइंड। बट एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर 1990। सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से बदल गई 1990 में। क्यों? 1990 में जब इलेक्शंस हुए तो कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाई लोकसभा में, एंड कोई भी द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जिसे हम आज अभी कोalition गवर्नमेंट के फॉर्म से जानते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट जो फॉर्म यूज़ हुआ है, जो वर्ड यूज़ हुआ है, तो जब कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाई तो उसकी वजह से कोलिशन गवर्नमेंट बनाया गया। दैट मीन्स बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो आपस में जुड़ के तब उन लोगों ने अपनी मेजॉरिटी साबित की। तो रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो भी जुड़ी थी इसमें एंड मेजर पार्टी भी जुड़ी थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तो पहले जो सिंगल पार्टी रूल चल रहा था, बस एक ही का रूल चल रहा था, एक ही पार्टी का रूल चल रहा था बहुत सालों से, वो चीज़ ख़त्म हुई। एंड अब स्टेट्स को भी 1990 के बाद स्टेट्स को भी अपना पावर यूज़ करने का मौका मिला। दे ऑल्सो नाउ रूल्ड ऑटोनोमसली, मतलब इंडिपेंडेंटली। सो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसके फीचर के अकॉर्डिंग वो फीचर जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एक्चुअल में था वो अब एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने लग गया। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी ईजिली डिसमिस नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब तो सेंटर में भी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, तो वहाँ पे भी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ वो भी जुड़ी हुई हैं। और ये रीजनल पार्टीज़ वर्क कहाँ कर रही हैं? ये रीजनल पार्टीज़ वर्क कर रही हैं स्टेट्स में। So obviously they are enjoying power and they are now actually enjoying power. उनको अब जो है सही में पावर मिलने लग गया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनकी पार्टी है, स्टेट में भी कहीं ना कहीं रीजनली वो वर्क कर रहे हैं। सो it was really not possible to dismiss the state governments. Now अब इंडिया जैसा नेशन है जहाँ पे जो कि एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली वर्क करना सिंगल हैंडेडली इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल।
प्रॉब्लम्स जो है प्रॉब्लम्स जो है वो हर जगह पे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर्स को लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया, एंड इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। दैट मीन्स सेंट्रल to distribute the power, to take away the power from the central and the state government and to give it to the local government. That means to distribute the power, और छोटे रीजनल लेवल पे और छोटे लेवल पे। क्यों? इसका बेसिक आइडिया क्या था कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जो कि लोकल लेवल पे ही सबसे अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, ग्राउंड लेवल पे हम रह रहे हैं, हमें पता है प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, एंड हम ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो दैट मीन्स ऑब्वियसली वी नीड पावर टू सॉल्व इट, राइट। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मैटर्स को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स जो हैं वो उनसे छीन लिए गए, लोकल गवर्नमेंट को दे दिए गए। अब लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ अर्बन एरिया एंड दी अदर वन इज़ रूरल एरिया। सो अर्बन में क्या होता है? अर्बन में म्यूनिसिपैलिटी फॉर्म होती है, म्यूनिसिपैलिटी हुज हेड इज़ अ मेयर, हुज हेड इज़ नोन एज मेयर, एंड ऑन द अदर हैंड एट द विलेज लेवल द विलेज पंचायत, एट द रूरल level village panchayats are formed and its head is known as सरपंच। तो डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे। एक बहुत ही बड़ा जो स्टेप लिया गया था वो था 1992 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए गए ताकि ये जो थर्ड टायर था, हमारा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट था, उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए। कैसे? रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट वाज मेड मैंडेटरी। रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए लोकल बॉडीज़ के लिए ताकि वो और पावरफुल रहे एंड एक ही पार्टी की या एक ही रीजनल लेवल के गवर्नमेंट का रूल ना चलता रहे। सेकंड, सीट्स वे रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC। हर क्लास के लिए सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दिए गए थे। थर्ड वन वाज 1/3 ऑफ द पोजीशंस वाज रिजर्व फॉर वुमेन। ये सारे अमेंडमेंट्स, ये सारे चेंजेस आए कब? 1992 में। वन थर्ड पोजीशन जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन विच इज़ स्टिल एन इंडिपेंडेंट बॉडी, उनको जिम्मेदारी दी गई, उन्हें फॉर्म किया गया एंड उन्हें जिम्मेदारी दी गई ये इलेक्शंस करवाने की, पंचायत लेवल की एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस करवाने की। देन नेक्स्ट वन इज द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर इट्स पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये मैंडेटरी था कि वो अपने पावर और रेवेन्यू जो भी है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। देन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या था कि ये एक स्ट्रक्चर है रूरल लोकल गवर्नमेंट का। रूरल लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है कि बहुत ही ग्राउंड लेवल पे क्या होता है कि बहुत सारे ग्राम पंचायत है, विलेज पंचायत है। ये विलेज पंचायत मिलके फॉर्म करती हैं पंचायत समिति विच इज़ एट द ब्लॉक लेवल और द मंडल लेवल। देन ये पंचायत समितिस फॉर्म करती हैं ज़िला पंचायत इज़ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो the members of the Lok Sabha and MLAs of that district and some other officials of other district level bodies are also its members। जिला पंचायत के ये सारे members होते हैं and जिला परिषद chairperson is the political head of जिला परिषद। okay, so ये है रूरल लोकल गवर्नमेंट। एंड ऑन द अदर हैंड जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी फॉर अर्बन एरिया होता है उसे हम कहते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी। ये कहाँ सेटअप होते हैं? ये टाउन्स में होते हैं एंड उससे ऊपर होते टाउन्स में होते हैं एंड उसके बाद फिर जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं एंड दीज आर ऑल्सो इलेक्टेड बॉडीज विच कंसिस्ट ऑफ
इनके भी इलेक्शंस होते हैं एंड ये जो पर्सन्स होते हैं इनमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे होते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स चॉइसेस, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द म्यूनिसिपल चेयरपर्सन हु इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इज़ नोन एज मेयर, उन्हें कहा जाता है मेयर. सो दिस इज़ अबाउट this is about our federal form of government and how power is divided into in various levels for the better administration of our country. Okay, so thank you everyone. This was all. The chapter ends here, and thank you everyone and have a nice day.